हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिस है क्लास 12 का पूरा आधा फिजिक्स क्लास 12 का बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी पे। अभी आप क्लियर जितने हो जाएंगे आपको उतनी आसानी होगी वहां पे। ठीक है, और मैं वादा करता हूँ आपसे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। और ये चैप्टर कंसेप्चुअली बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, बहुत कुछ लॉजिकली आपको सोचने को समझने को मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा पूरे लेक्चर में। ठीक है, आसानी से समझा दूंगा मैं आपको, ये पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ बेसिक बात कर लूं आप पे। चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा चार्ज के बारे में केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली क्या होता है। चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, अभी तक तो यही है। और दो तरह के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम विच कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा, लाइक चार्जेस क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे नेगेटिव वाला पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, तो ये हो जाता है दूसरा उनका नेचर। एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है स्टूडेंट्स कूलम। ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। ओके, एक स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक है, 1 कूलम चार्ज में वो चार्ज होता है जितना चार्ज 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में होता है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितना चार्ज होता है, तो उतना चार्ज होता है जितना चार्ज 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में होता है। इसका मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बताइए, 1 बाई ये पूरा डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, -19 कूलम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसीलिए वो नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, तो इसी के लिए साइन क्या है, नेगेटिव दिया गया। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है स्टूडेंट्स, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, एक प्रोटॉन में भी इतना ही चार्ज रहता है लेकिन वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, प्रोटॉन में भी इतना ही चार्ज रहेगा लेकिन वो पॉजिटिव रहता है। ओके, अच्छा, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, Q इज इक्वल टू एनी टोटल चार्ज का मतलब, टोटल चार्ज का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ चार्जेस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं, देखिए जेन्युइनली क्या किया जाता है ना, यहाँ प्लस माइनस रखा जाता है और इसे रखा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, ये तो ई तो हो गया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैग्नीट्यूड इसलिए रखा कि मान लीजिए टोटल चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का निकालना होगा, तो ई क्या कर देगा, उसे नेगेटिव बना देगा ना, तो इसीलिए यहाँ मैग्नीट्यूड ले लिया जाता है कि पॉजिटिव रख देना है इसका वैल्यू। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू है, साइन के साथ नहीं है। और प्लस और माइनस अपने आप डिसाइड होगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज का निकाल रहे हैं तो प्लस लगा देंगे आगे, अगर नेगेटिव चार्ज का निकालना है तो हम माइनस लगा देंगे आगे। ठीक है, और ये जो नंबर है ना, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ये हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर रहता है। ये हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इंटीजर रहेगा, होल नंबर रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ प्लस माइनस ना दें तो इसे इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, अगर हम प्लस माइनस यहाँ ना दें तो हम इसे इंटीजर बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होल नंबर रहता है, डेसिमल फ्रैक्शन ये सब नहीं रहता है। ठीक है, -1 +1 -2 +2 -3 +3 ऐसा ही नंबर ये रहेगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। यहां से हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए मैंने चार्ज के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दी। ठीक है, चार्ज के बारे में हमने जान लिया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि फ्लो ऑफ चार्ज से बनता है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज के कारण क्रिएट होता है। ओके, दो टाइप का इलेक्ट्रिसिटी है, एक है फ्रिक्शनल या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्रिक्शनल या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये इम्बैलेंस के कारण होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा आ गए तो वो क्या करेगा, वो कोई मीडियम खोजेगा, वो कोई रास्ता खोजेगा कि उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए। वही इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होता है ना, वो स्पार्क बनता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि धूप में आप प्लास्टिक की कुर्सी में बैठे हुए हैं, धूप में आप प्लास्टिक कुर्सी में बैठे हुए हैं, क्या होता है उस टाइम स्टूडेंट्स, आपका जो हेयर वगैरह होता है, जो फ्रिक्शन होता है उस प्लास्टिक में और आपके हेयर में, क्या होता है, हेयर आपका इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है। और जैसे ही आपको कोई छूता है, शॉक थोड़ा सा लगा होगा, लगता होगा, आपने देखा होगा ये आजमा के, हमने तो देखा है बचपन में, आप देखिएगा आजमा के। ठीक है,
तो थोड़ा शॉक लगता है। क्या होता है, वो जो हमारा हाथ कुर्सी पे बैठने पे फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस ले चुका होता है ना, दूसरा कोई जैसे ही उसको छुएगा ना, वो इलेक्ट्रॉन उसके बॉडी में चला जाता है, तो हमें स्पार्कलिंग दिखता है, ठीक है, हल्का सा क्रैकलिंग भी होता है, ठीक है, तो इसलिए होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिक या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्यों होता है, ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, किसी बॉडी में बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर आ गया, ठीक है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने का मीडियम ढूंढता है, जैसे ही वो मीडियम मिलता है, किसी को अगर टच करेगा तो उसको स्पार्कलिंग फील होगा, ठीक है, वहां पे हमें स्पार्कलिंग फील होता है, दिखता है। अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअस फ्लो होते रहेगा चार्जेस का। अब जैसे हमारा जो आसपास का सिनेरियो है, लाइट जल रहा है, क्यों जल रहा है, लगातार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है सर्किट को, तो ही लाइट जल रहा है, फैन चलते जा रहा है, लगातार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है ये सब, कि जो भी अप्लायंसेस हमारे आसपास जो चल रहे हैं, जल रहे हैं ना, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही चल रहे हैं, ठीक है। अब हमें इसी के बारे में आगे थरली पढ़ना है, ठीक है। इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं, हमें अब यहीं पे इससे आगे बढ़ना है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जैसे मान लीजिए वाटर फ्लो करता है, ठीक है, तो फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या बोल देते हैं, फ्लो ऑफ वाटर को, वो वाटर करंट बना रहा है, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। इसको आई से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई, ओके। सिंपल सा बात हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी। चार्ज को हम डिनोट करते हैं किससे, क्यू से, ठीक है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। अच्छा, चार्ज टाइम, इसका यूनिट क्या हो जाता है, कूलम पर सेकंड, या इसका अपना यूनिट करंट का एक बना दिया जाता है, एम्पियर, याद रखना है आपको, ठीक है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, कूलम पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए 1 कूलम ऑफ चार्ज है, यहाँ 1 सेकंड टाइम है, तो कितना एम्पियर हो गया करंट, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड, ठीक है, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड इज नोन एज व्हाट, 1 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम कि करंट फ्लो कर रहा है तो उसका जरूर कोई डायरेक्शन होगा, ठीक है, ऑब्वियसली डायरेक्शन होना चाहिए, करंट फ्लो कर रहा है तो क्या पाया गया ना, कि जब हम लोग कन्वेंशनली, मतलब पास्ट में सबसे पहले, ठीक है, बहुत पहले क्या डिसाइड किया गया कि पॉजिटिव चार्ज जो मूव करता है ना जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम मानेंगे करंट है, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही हम करंट मान लिए, ठीक है, और उसी चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में ही करंट डायरेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या पता चला ना कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता ही नहीं है, फ्लो करता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्लो करता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है स्टूडेंट्स, वो एटम के ऑर्बिट्स में नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज तो कंसंट्रेटेड रहता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन कहां रहता है, न्यूक्लियस में, कहां से वो जंप करेगा, कहां से वो फ्री रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ठीक है, होता है तभी क्या होता है, चार्ज क्रिएट होता है, करंट क्रिएट होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज, तो किस टाइप का चार्ज, चार्ज कैरियर होना चाहिए ना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो पॉसिबल ही नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे, क्योंकि उसका मास भी ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ज्यादा मास होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, बेसिक प्रोटॉन का जो होता है, ठीक है। तो कैसे फ्लो करेगा वो, तो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लास्ट में ये पाया गया, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनली जो साइन बना दिया गया था कि करंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही मानना है, तो क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, उसके अपोजिट हम मानते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये ध्यान में रखना है आपको, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो हम मानेंगे कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। क्यों माना गया ऐसा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्या मानेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो कर ही नहीं रहा है, फ्लो कौन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है ऑब्वियसली, और वो ऐसे भी सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, फ्री पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ऑल पॉसिबल है भाई, इलेक्ट्रॉन के आउटर ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं,
आपको पता है ये चीज, ठीक है। तो उसी के कारण क्या होता है, करंट जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का अगर डायरेक्शन इधर है तो करंट का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगा, ये समझ के रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं, एक पाथ होता है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सर्किट अगर कंटिन्यूअस और क्लोज नहीं रहेगा, क्लोज्ड अगर सर्किट रहेगा ही नहीं, तो हम अप्लायंसेस यूज ही नहीं कर सकते। मान लीजिए ये हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड से बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। सर्किट अगर पूरा होगा ही नहीं ना, तो बल्ब जलना ही नहीं है। सर्किट अगर तार कहीं से भी ब्रेक हो गया, बल्ब जलना ही नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं एमीटर, ठीक है। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसे बताऊंगा आपको क्लियरली कि कैसे क्या है, आपको ये अभी देख लेना है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कौन करता है, एमीटर करता है, और उसे कनेक्ट कैसे करते हैं हम, सीरीज में। अच्छा, सेंसिटिव इलेक्ट्रिक करंट को एक चीज और लिख लीजिएगा, सेंसिटिव इलेक्ट्रिक करंट is measured by galvanometer, ठीक है। ये सिंबल है, सर्किट में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, और लगेगा भी कैसे, पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। अभी फिलहाल ये देख लीजिए आप, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर भी होता है, वो सेंसिटिव करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, देखिए एमीटर जो होता है उसका रीडिंग 0 से स्टार्ट होता है, 0 से पॉजिटिव, ये करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या होता है ना, उसका 0 जो होता है बीच में होता है। अब अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्ट करेगा, करंट अगर उस डायरेक्शन में जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर उस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब नेगेटिव करंट पॉजिटिव करंट दोनों देता है, डायरेक्शन के हिसाब से करंट का साइन मान लेते हैं, तो नेगेटिव करंट पॉजिटिव करंट ये दोनों देता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग होता है वो बीच में होता है, ठीक है। जीरो जो उसका रीडिंग 0 रीडिंग होता है, और एमीटर का यहां से स्टार्ट होता है 0 रीडिंग, ठीक है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा करंट का, कितना मैग्नीट्यूड से करंट इधर या उधर जिधर भी फ्लो कर रहा है, इससे डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है, इससे हम डायरेक्शन ही पता लगा सकते हैं। और बहुत स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट को भी ये मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर, इसीलिए बोला गया है सेंसिटिव इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर। तो ये नोट करने वाला बात है, ये ध्यान दीजिएगा आप दोनों, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने करंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। करंट मेजर कैसे करते हैं, करंट होता क्या है, तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। हमने ये जाना कि जो फ्लो करता है एक्चुअली में वो करंट में क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ओके। अच्छा, अब अगला टर्म हमारा आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो करंट को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई चीज तो जिम्मेवार होगा, कोई ना कोई फैक्टर तो होगा। ऐसे ही थोड़ी की भोर हुई और करंट उठा और चलने शुरू कर दिया, चार्ज अपने आप नहीं ना चलेगा, चार्ज को चलवाना पड़ता है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, कोई एनर्जी चाहिए एक्सटर्नल जिससे चार्ज पुश हो रहा है, ठीक है। तो वो जो पुशिंग चार्ज है वो प्रोवाइड कौन करता है, वो बैटरी या सेल करता है सर्किट में, ठीक है। आइए अच्छे से समझते हैं। देखिए, कोई भी चीज है ना, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही आगे बढ़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक टैंक है, ठीक है, ये दो टैंक्स हैं, एक में पानी हायर लेवल पे है और एक में पानी लोअर लेवल पे है। कहां से कहां पानी फ्लो करेगा, देखिए इसका लेवल ये है और इसका लेवल यहां है, इसी को स्टूडेंट्स बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसी डिफरेंस को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पानी आपका फ्लो करेगा इस साइड, ओके, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ, जब तक ये बैलेंस ना हो जाए, ठीक है। पानी क्या फ्लो करता है कभी स्ट्रेट वायर में, स्ट्रेट वायर एकदम, कोई हाइट का डिफरेंस नहीं है, पानी फ्लो करेगा नहीं करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी के लिए हाइट डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है ताकि पानी आगे बढ़ सके। उसी तरह सिमिलरली अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है तो हीट रिलीज होता है वो किसके तरफ, मान लीजिए इसके साइड कोल्ड बॉडी ले आएगा
हमेशा जो हीट रहता है वो किधर जाता है, हॉट से कोल्ड में, ठीक है, हॉट से कोल्ड सरफेस की तरफ मूव करता है, इसीलिए हॉट बॉडी हीट रिलीज करता है कोल्ड एटमॉस्फेयर में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक टैंक है जिसमें हाई प्रेशर में गैस है, ठीक है, HP गैस, हाई प्रेशर गैस है, और एक दूसरा टैंक है उसी के साथ लगा हुआ, वो लो प्रेशर गैस है। वहां क्या होगा, गैस गैस किधर फ्लो करेगा, गैस ऑब्वियसली हाई से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। वो क्या चाहेगा गैस में कि प्रेशर कम हो, घटे, या इन दोनों का प्रेशर बराबर आ जाए। इन दोनों का प्रेशर बराबर कब हो जाएगा, जब इससे गैस निकल के इधर जाएगा, तब ना ये बराबर उठने लगेगा इसका प्रेशर और इसका प्रेशर गिरने लगेगा, तब ना जाके एक लिमिट पे क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम देख रहे हैं कि हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ थिंग्स मूव करती हैं। ठीक है, ओके, तो कन्वेंशनली क्या माना गया कि करंट के साथ भी ऐसा ही होता होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वाटर भी हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मूव कर रहा है, हीट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, गैस भी हमारा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है। उसी तरह करंट को भी माना गया कि करंट भी हमारा क्या हो रहा होगा, हायर प्रेशर से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्या रहता है ना, कंडक्टर मान लीजिए अगर कोई है, अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें एटम्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली मूव करेंगे। उनका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब क्या किया गया, इसी के साथ क्या किया गया, एक सेल लगाया गया। ठीक है, एक सेल लगाया गया, पॉजिटिव टर्मिनल है और सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सेल के, पॉजिटिव टर्मिनल में प्रोटॉन्स होंगे, या पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे। सिंपल सा एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेल का भी एक कंसेप्ट है, समझ लीजिए। देखिए सेल में भी एक भारी खेल है। आपने सेल में एक बाहर में इधर प्रोट्रूजन देखा होगा और एक अंदर में एक रॉड जाता है ये, ठीक है, अच्छा, और फिर इंटरनली ये कोटेड रहता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल और ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर आते हैं तो यहां इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बाहरी पोर्शन क्या हो जाता है, ये पोर्शन नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा। तार यहाँ पे एक लगा देते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है, और दूसरा सर्किट का दूसरा तार अगर इधर से हम लगाएंगे, ठीक है, इस प्रोट्रूजन से जो निकला हुआ पार्ट है, ठीक है, इससे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इसी बैटरी को उठा के हम रख देते हैं। ठीक है, तो बड़ा डंडा पॉजिटिव टर्मिनल दिखाता है, छोटा डंडा नेगेटिव टर्मिनल। मतलब छोटा डंडा इलेक्ट्रॉन रिच साइट है और बड़ा डंडा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब क्या होगा समझिए, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट है तो क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये रिपेल करेगा, और ये एक डायरेक्शन में फिर रिपल्शन मिलता है इन्हें। ठीक है, एक डायरेक्शन में रिपल्शन मिलने शुरू हो जाएगा इनको, एक डायरेक्शन पकड़ लेंगे। ओके, तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करने लगे, ठीक है, और पॉजिटिव एंड तरफ आने लग गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग गया वायर में, जो भी जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स लूज पड़े हुए थे, ठीक है, तितर बितर थे, वहां से अब क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में अब मूव करने लग गए, पार्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ लिया और उनका डायरेक्शन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या देख रहे हैं हम स्टूडेंट्स, वो जा रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल पे। ऑब्वियसली नेगेटिव क्वांटिटी लोअर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसे लोअर पोटेंशियल बोल दिया गया। इलेक्ट्रॉन्स क्या कहां फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, ये देख पा रहे हैं। और हम मानते हैं क्या कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट होता है। मतलब हमारा जो करंट होता है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम कहां से कहां, फिर मानेंगे हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। तो यही कंसेप्ट है कि करंट हमारा
इस तरह मूव करता है, करंट स्टार्ट होता है हमारा सर्किट में इस तरह। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? तो सेल करता है, और सेल इज द स्मॉलेस्ट डिवाइस टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी ले सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ओके, फिर से समझिए, इनिशियली जो हमारा सर्किट रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो भी रहेंगे ना वो लूजली पड़े हुए रहते हैं और डायरेक्शन जिगजैग रहता है उनका। ठीक है, जिगजैग रहता है। कंपोनेंट में, एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जिगजैग होगा, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब तक हम अलाइन नहीं करेंगे एक डायरेक्शन में, तब तक तो करंट का फ्लो स्टार्ट नहीं ना होगा। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेल के साथ उसे कनेक्ट करेंगे। जैसे ही सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, उसका जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट है वो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स वायर में, जो भी है जहां जहां पड़े। तो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन पकड़कर फोर्स होने लगेंगे आगे की ओर, और फोर्स होने लगेंगे। और क्या कर रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल? क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट है, तो इलेक्ट्रॉन्स को उल्टा खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है ऐसे। जब मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का ऐसे स्टार्ट हो जाता है तो हम क्या मानते हैं? करंट ऐसे फ्लो करने स्टार्ट हो गया। कन्वेंशनली हमने देख लिया पहले। ठीक है, तो ये था रीजन। पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है स्टूडेंट्स, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वोल्टेज का, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। टर्म में देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो बैटरी जितना काम कर रहा है ना एक यूनिट चार्ज को आगे फेंक पुश करने में, उसी को हम बोलते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये एक बैटरी है, ये वर्क कर रहा है, अपना एनर्जी खपा रहा है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एनर्जी इज व्हाट? कैपेसिटी टू डू वर्क। तो बैटरी के पास तो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी से वो क्या करवा रहा है? पुश करवा रहा है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, पुश किधर से किधर करवा रहा है? इस एंड से इस एंड में करवा रहा है। ठीक है, तो वही हो गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के ऊपर आपने रेटिंग देखी होगी, 1.5 वोल्ट्स, 2.5 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स। क्या है वो यही एबिलिटी है। ठीक है, तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं आप इसे। डेल्टा वी का फॉर्मूला W/Q हो जाता है। इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? वोल्ट होता है। ठीक है, ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया। अब 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होगा? 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 जूल बाई 1 कूलम। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस when 1 joule of work is done in bringing a unit positive charge या unit charge from one point to another. ठीक है, the potential difference is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from one point to other. अब आते हैं हम इस स्टेटमेंट को हमने देख ही लिया, इस स्टेटमेंट को भी हमने देख ही लिया। ठीक है, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है वो मेजर किस डिवाइस से होता है स्टूडेंट्स? वोल्टमीटर से मेजर होता है। ठीक है, वोल्टमीटर का भी सिंबल ऐसा ही कुछ है, प्लस माइनस। ठीक है, वोल्टमीटर भी कनेक्ट होगा तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रहता है और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। एमीटर भी ऐसे ही कनेक्ट होगा, उसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रहना चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, और ये कनेक्ट किया जाता है वोल्टमीटर पैरेलल में। ठीक है, विद द एलिमेंट, जिस एलिमेंट के ऊपर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना उसके साथ पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा। इसके बारे में हम आगे देख लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे वहां पे क्यों कनेक्ट किया जाता है पैरेलली में, सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे, यही था पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे करंट फ्लो स्टार्ट होता है सर्किट में उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, स्टूडेंट्स आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस लॉ है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलता है? तो जो जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने एक मेटल वायर को ना पोटेंशियल डिफरेंस दिया। ठीक है, और क्या पाया? जैसे जैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं, करंट भी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। या पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही वो घटा रहे हैं, करंट भी उसी रेशियो में घटते जा रहा है। तो जो रेशियो था पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा था एक पर्टिकुलर वायर के लिए। ठीक है, उसको उन्होंने दे दिया आर नाम, रेजिस्टेंस। ठीक है, यही पाया ग्राफ से उन्होंने। ठीक है, पोटेंशियल, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू लिया, अलग अलग करंट का वैल्यू उससे मिला। अब ये इसका स्लोप, फिर इसका स्लोप, फिर इसका स्लोप, फिर इसका स्लोप, वही ना होता है V/I। उन्होंने देखा सब वैल्यूज में क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, जैसे V1 ये I1 हो गया। ठीक है, ये V2 है, ये I2 हो गया। उन्होंने क्या पाया कि V1/I1 इज इक्वल टू V2/I2 इज इक्वल टू V3/I3 इज इक्वल टू V4/I4। बहुत सारा रीडिंग निकाला उन्होंने। ठीक है, एक पार्टिकुलर मेटल वायर के लिए। तो क्या पाया उसका?
कि कॉमन आ रहा है उनका एक रेशियो, उस रेशियो को उन्होंने क्या डिफाइन किया, रेजिस्टेंस है वो, ठीक है। तो क्या बोलता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बोलता है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स, ठीक है, कंडक्टर के एंड्स के जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उसको, उसी के प्रोपोर्शनल होता है क्या, करंट, ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए हर केस में, ठीक है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमें क्या मिलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब V बाई आई का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उस कांस्टेंट का नाम दिया गया रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर, एक फाइनल फॉर्मूला दे दिया गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टेंस ना मेटल वायर का या कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, जिसमें क्या होता है, वो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को, ठीक है, चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करता है। उसी प्रॉपर्टी को, किसी भी कंडक्टर के उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो इन्हीं के नाम पर ऑनर में रख दिया गया, ओम, ठीक है, इस तरह का उसका सिंबल है, धड़ल्ले से आप देखेंगे न्यूमेरिकल्स में। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, यहाँ पे V और I दोनों को हम वेरी करा रहे थे, हमें एक रेशियो कांस्टेंट दिख रहा था, बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब एक डिवाइस आता है, ठीक है, डिवाइस आता है जिसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट। वो क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का होता है। उसको यूज हम क्यों करते हैं, उसको यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम सिर्फ करंट और ये वेरी करवा सकें, इसे हम फिक्स कर दें, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम रेजिस्टेंस को वेरी कराकर करंट को वेरी कराते हैं, पोटेंशियल हम फिक्स रखवा देते हैं, ठीक है। तो वैसा डिवाइस जो कि पोटेंशियल को फिक्स रखे और करंट को वेरी कराए, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। तो स्टूडेंट्स, हमने रेजिस्टेंस के बारे में जान लिया, लेकिन रेजिस्टेंस होता क्यों है, आखिर क्यों होता है रेजिस्टेंस, क्या हो जाता है कारण, रेजिस्टेंस फ्लो को क्यों मिलता है, फ्लो ऑफ चार्ज को, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, उनको एटम्स को फेस करना पड़ रहा है, उनको एटम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो ये टकराते हुए निकलते हैं, ये टकराते हुए निकल रहे हैं, ठीक है। इसी के कारण रेजिस्टेंस, उन्हें फ्लो को, उनके फ्लो को क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है उनके फ्लो में, स्मूथ फ्लो में, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी के कारण होता है रेजिस्टेंस क्रिएट, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है, एटम्स और आयंस जो भी आएंगे रास्ते में इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, ठीक है, वो क्या होगा, वो इनका जो मूवमेंट है उनको क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे, इसी के कारण रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए कंडक्टर दे गेट एंगेज्ड विद आयंस और एटम्स ऑफ द कंडक्टर व्हाइल मूविंग, ठीक है, दस क्रिएटिंग रेजिस्टेंस, ओके। अच्छा, जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम एक डिवाइस से मेजर करते हैं, उसका नाम होता है स्टूडेंट्स ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस ओम से ही रिलेटेड है, ओम मीटर, ओके। फैक्टर सब किस पे, जिसपे आर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला फैक्टर है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। अब स्टूडेंट, नॉर्मल सी बात है, जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना ज्यादा उन्हें आयंस और एटम्स को फेस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा लेंथ होगा। इसका सिंपल भाषा में बात करें, जितनी लंबी सड़क होगी स्टूडेंट्स, ट्रैफिक तो उतना ही झेलना पड़ेगा ना एक आदमी को, तो उसे उतना ही टाइम लगेगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब वायर का थिकनेस जितना ज्यादा रहेगा, वायर का थिकनेस जितना ज्यादा रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा बनिस्पत इसके। आप रोड से फिर इसे रिलेट कर लीजिए, जितना ज्यादा चौड़ा रोड रहेगा ट्रैफिक उतना कम लगता है, जितना ज्यादा संकरा रोड रहता है आपको आगे बढ़ने में उतनी दिक्कत होती है, क्योंकि ट्रैफिक उतना ही डेंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपकी रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। अच्छा, तीसरा हो जाता है नेचर ऑफ द कंडक्टर। अब नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है इसका, ठीक है। ये हो जाता है आपका एक रेजिस्टिविटी, इसका हो जाता है रीजन, ठीक है, और रेजिस्टिविटी भी इसे आप बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि मेटल का रेजिस्टिविटी कम होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा,
एलॉयज का रेजिस्टिविटी थोड़ा ज्यादा होता है मेटल से, तो थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और नॉन मेटल्स तो बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी उनका हाई होता है, तो वो ऑलमोस्ट 100% रेजिस्टेंट होते हैं, वो पास ही नहीं करने देते हैं करंट को, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के कारण होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी के बारे में अच्छे से। तो नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, मेटर कंडक्टर के रेजिस्टिविटी पे, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है स्टूडेंट्स, बढ़ते जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया रेजिस्टेंस का स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का एक बेसिक फॉर्मूला इसको इंक्लूड करते ही पहले क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ठीक है। लेकिन इतने से ही काम नहीं होता है, ये भी पाया गया कि नेचर ऑफ द कंडक्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो फिर एक फाइनल टर्म निकाला गया कि रेजिस्टेंस जो होगा वो कंप्लीटली रो L बाई A के बराबर होगा, ठीक है। अब जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं, जो मेटल कंडक्टर्स होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, इनमें भी सबसे अच्छा होता है सिल्वर, ठीक है। उसके बारे में हम क्लियरली बात करने वाले हैं। इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड अच्छे अच्छे आगे क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में, नोट करिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम रेजिस्टिविटी यानी रो के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। एक क्यूब किसी भी मटेरियल का जो कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है, ठीक है, और उस क्यूब का साइड कितना है, साइड है उसका 1 मीटर का, कब कब व्हेन द करंट फ्लोज परपेंडिकुलरली टू इट्स अपोजिट फेसेस, जब उस क्यूब के अपोजिट फेसेस में करंट परपेंडिकुलरली फ्लो करे, तब वो रेजिस्टेंस जितना भी क्यूब दे रहा है जिसका साइड लेंथ 1 मीटर है, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रो RA बाई L हो गया, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, मतलब मीटर बचा ऊपर में, ओम मीटर इसका यूनिट हो गया, ठीक है। अच्छा, जो रेजिस्टिविटी होता है स्टूडेंट्स, ये नेचर होता है, मटेरियल का नेचर होता है कि सिल्वर है मटेरियल, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, मरकरी है, लेड है, क्या है वायर में, ठीक है। तो मटेरियल के हिसाब से डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, इसीलिए वायर का लेंथ और क्रॉस सेक्शन कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वायर का लेंथ कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ठीक है। अगर कॉपर वायर आपने लिया जिसका लेंथ ऐसा कुछ है और एरिया A1 है, ठीक है, L1 लेंथ है और एरिया एक क्रॉस सेक्शन A1 है, और ये कॉपर वायर है, और हमने दूसरा कॉपर वायर लिया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है, इसका लेंथ भी इसका डबल है, और ये भी कॉपर का ही है, ठीक है, ये L2 है और ये A2 है, दोनों का रेजिस्टिविटी स्टूडेंट सेम रहेगा, ठीक है, ये सेम रहता है दोनों का रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल का नेचर पे डिपेंड करता है। मटेरियल यहाँ क्या है, कॉपर है, कॉपर वायर मोटा पतला लंबा छोटा कोई भी ले लीजिए आप, रेजिस्टिविटी कॉपर की तो उतनी ही रहनी है जितनी रहती है, ठीक है। तो यही बात है, मुद्दा यही है। अच्छा, रेजिस्टिविटी मेटल कंडक्टर्स का सबसे कम होता है, सबसे अच्छा होता है, सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है सिल्वर की, इसीलिए सबसे ज्यादा कंडक्टिंग नेचर का अगर कोई मेटल है तो वो सिल्वर है, ठीक है। उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो मेटल कंडक्टर्स सबसे कम रेजिस्टिविटी होता है, एलॉयज की फिर उससे ज्यादा होगी, और इंसुलेटर्स तो एकदम ही कंडक्ट नहीं करते, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे आप। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम बात कर लेते हैं सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। बहुत देर से कुछ जगह हमने सुना ये चीज, एमीटर सीरीज में कनेक्ट करना है, वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट करना है, अब फाइनली हम आ गए हैं इस मोड पे, ठीक है। तो क्या होता है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्किट बनाया, सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड पाथ होता है, उसमें एक बैटरी तो रहेगा ही रहेगा, कंपोनेंट है सर्किट का, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट करता है, करंट क्रिएट करेगा यही। अच्छा, मान लीजिए आपने रेजिस्टर ले लिया है, ठीक है, 3 रेजिस्टर आपने ले लिया है, ठीक है, रेजिस्टर का सिंबल है ये, इस तरह से हम डिनोट करते हैं रेजिस्टर को, ओके स्टूडेंट्स। तो क्या होगा ना, इस टाइप के फ्लो में जिसमें क्या होता है, एक एंड रेजिस्टर का दूसरे रेजिस्टर के एंड के से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरे रेजिस्टर का ये एंड दूसरे रेजिस्टर के एंड से जुड़ा हुआ है, एंड टू एंड जब भी रेजिस्टर कनेक्टेड रहेगा
उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है देख लीजिए। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? पैरेलल कनेक्शन में जो टर्मिनल्स होते हैं सारे रेजिस्टर्स के वो सेम रहेंगे, जो जो पैरेलल में होंगे उनके टर्मिनल्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। पैरेलल कनेक्शन का यही है रीजन। देखिए, ये भी बोलेगा कि मैं मेन सर्किट में हूं डायरेक्टली कनेक्टेड, इससे मेरा कनेक्शन है। ये भी बोलेगा कि मैं भी भाई मेन सर्किट से डायरेक्टली कनेक्टेड हूं। ये भी बोलेगा कि भाई हाँ मैं भी मेन वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड हूं डायरेक्टली। इन तीनों में क्या हो रहा है ना, इन तीनों का जो टर्मिनल्स है वो क्या है आपस में, तीनों का टर्मिनल पॉइंट सेम है। यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट सेम नहीं होता है, सीरीज में टर्मिनल पॉइंट अलग अलग रहेगा, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट्स जितने भी रेजिस्टर जो पैरेलल में होते हैं उनके टर्मिनल पॉइंट्स क्या होते हैं आपस में सेम रहते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है, यही डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल का। अच्छा, एक और चीज क्या है स्टूडेंट, समझने वाला बात है आपको, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो करता है, ठीक है, करंट फ्लोज सेम यहां पे। और डिवाइड क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ठीक है, गेट्स डिवाइडेड। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा, करंट सेम फ्लो करेगा। अगर मान लीजिए 3 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है तो 3 एम्पियर इस रेजिस्टर से भी जाएगा, 3 एम्पियर इस रेजिस्टर से भी जाएगा, 3 एम्पियर इस रेजिस्टर से भी जाएगा और 3 एम्पियर वापस बैटरी में चला जाएगा, ठीक है, इस केस में। और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा, इसके अक्रॉस भी वी वोल्ट रहेगा, इसके अक्रॉस भी वी वोल्ट रहेगा और इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी वी वोल्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम और करंट डिवाइड हो जाता है, करंट गेट्स डिवाइडेड। मतलब इस ब्रांच में कुछ और करंट जाएगा, इस ब्रांच में कुछ और करंट रहेगा स्टूडेंट्स, और इस ब्रांच में कुछ और करंट जाएगा, I1 I2 I3 में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वोल्टेज बनता इसके अक्रॉस, ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगा वो V1 बनेगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगा वो V2 बनेगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगा स्टूडेंट्स वो V3 बनेगा। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है सीरीज में। और देखिए ये वोल्ट मीटर है। अब वोल्ट मीटर के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलली, ये होता है पैरेलल, ठीक है। इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये वोल्ट मीटर बताएगा, R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये वोल्ट मीटर बता रहा है, R3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये वोल्ट मीटर बता रहा है। वोल्ट मीटर को इसी तरह कनेक्ट किया जाता है, जिस सोर्स के ऊपर आपको वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उस सोर्स के ऊपर पैरेलली वोल्ट मीटर को बैठाना पड़ता है, ठीक है। और एमीटर लगता है, एमीटर यहां लग जाएगा आपको बाहर में एंड में एकदम, या तो एमीटर यहां लगाइए या यहां लगाइए, और प्लस साइन हमेशा बैटरी के प्लस साइन की तरफ रहेगा और माइनस साइन हमेशा माइनस साइन की तरफ ही रहता है। और सेम चीज वोल्ट मीटर का हो जाता है, इसका प्लस साइन बैटरी की तरफ, माइनस साइन माइनस वाले की तरफ, फिर ये प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस, इस तरह लगता है वोल्ट मीटर और एमीटर। साइन भी मैंने आपको वहां दिखाया था प्लस माइनस का, ठीक है। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है पर रेजिस्टर पे, कैसे, पैरेलली कनेक्ट करते हैं तब। और एमीटर जो होता है वो हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, या तो शुरू में या तो एंड में, जहां तभी ना टोटल करंट यहाँ पे आएगा, टोटल करंट तभी ना ये मेजर कर पाएगा कि सर्किट में टोटल करंट कितना हुआ। तो खैर सीरीज में तो कोई मतलब नहीं है, सीरीज में तो सारे जगह सेम करंट आ रहा है। यहाँ के लिए फिर एमीटर लग जाएगा यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पे लगा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तीनों करंट I1 I2 I3 यहाँ आके वापस से क्या हो जाएंगे, I में बदल जाएंगे, ये करंट I में बदल जाएंगे, ये तीनों यहाँ से मिल के I में बदल जाएंगे, ठीक है।
तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा आपको, होप है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, एक लाइन में ही रहेगा, टर्मिनल्स एक के बाद एक जुड़े होते हैं, और पैरेलल में क्या होता है, टर्मिनल्स जो होते हैं रेजिस्टर्स के वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल तीनों रेजिस्टर में सेम जाएगा, या जितने भी रेजिस्टर्स पैरेलल में, और करंट उनमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। करंट को जहां जहां रास्ता मिलेगा ना वो वहां वहां चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट के पास एक ही रास्ता ही है तो उसी रास्ते निकलते चल जाएगा, ये आपको बस दिमाग में रखना है, ठीक है। रास्ता अगर सेम है, कंपोनेंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, रास्ता जहां अलग अलग हुआ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। ये भी एक ट्रिक है याद रखने का, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी के बेसिस पे हम आगे ना रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं कि जब सीरीज में रेजिस्टर रहेगा तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना होगा, और जब पैरेलल में रेजिस्टर रहेगा तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना होगा सर्किट में, ठीक है। हमें अब ये देखना है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन ये था कि हम एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन से हम अब रूबरू होते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं उसे बताता हूं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए हम रीजंस देखते हैं कि एमीटर को हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर को हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट एलिमेंट में, ठीक है। तो हम एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में, स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि करंट फ्लो जो करता है वो एमीटर से पूरा का पूरा फ्लो करवा पाएंगे हम लोग, तभी ना हम एक्चुअल करंट का रीडिंग ले पाएंगे एमीटर से, ठीक है। तो इसीलिए हम एमीटर को क्या करते हैं, पूरे सर्किट एलिमेंट्स के सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। कोई भी पूरा सर्किट है उसके सीरीज में हम एमीटर को लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ सर्किट है, मान लीजिए ये एक सीरीज रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है और ये एक रेजिस्टर है, ठीक है, तीनों पैरेलल में। अब एमीटर लगाने का सबसे अच्छा जगह कौन सा है, क्या एमीटर हमें यहाँ इनके अक्रॉस लगाना सही रहेगा, नहीं, क्योंकि करंट तो यहाँ डिवाइड हो जा रहा है ना स्टूडेंट्स, तो हमें करंट का रीडिंग सिर्फ एक ही सर्किट एलिमेंट का मिलेगा। मान लीजिए हम एमीटर यहाँ लगा दीजिए, मान लीजिए हम एमीटर यहाँ लगा दिए, तो क्या होगा, हमें ये रेजिस्टर जितना करंट ड्रॉ कर रहा है हमें उसी का रीडिंग मिलेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम सारे सर्किट एलिमेंट्स के साथ सीरीज में लगाते हैं हम एमीटर को, तभी हमें रीडिंग पूरा का पूरा करंट का मिल पाता है, ये पहला रीजन है। अच्छा, दूसरा क्या, अब अगर मान लीजिए अगर एमीटर को हम किसी भी के साथ, किसी भी एक एलिमेंट के साथ पैरेलल में मान लीजिए अगर लगा दें, पैरेलल में लगा देंगे तो देखिए क्या होता है ना, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना स्टूडेंट्स वो बहुत लो होता है, बहुत लो होता है। चलिए अब दूसरा एक केस सिनेरियो ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टर है, ठीक है, और एक वोल्टेज है, और हमने एमीटर को पैरेलली लगा दिया, ठीक ठीक है। ये दूसरा वाला सिनेरियो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए एमीटर को हमने इस रेजिस्टर के साथ पैरेलली लगा दिया, ठीक है। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है स्टूडेंट्स, ये फैक्ट है, गांठ बांध लीजिए। अब एक बात बताइए, करंट कहां से जाना चाहेगा, रेजिस्टर से जाना चाहेगा कि जिसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है उससे, प्लेन वायर है एक तरह का, ये एक प्लेन वायर होता है एक तरह का ऑलमोस्ट। तो करंट किससे फ्लो करना चाहता है, हमेशा याद रखिएगा करंट उसी से फ्लो करेगा जहां पर रेजिस्टेंस उसे सबसे कम मिले। अगर प्लेन वायर है तो टोटल का टोटल करंट उसी से फ्लो कर जाएगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स ना, आएगा करंट और ऐसे टोटल का टोटल इसी से निकल जाएगा चल के। हमें एक्चुअल रीडिंग नहीं मिल पाएगा कि रेजिस्टर के साथ में इस सर्किट में कितना करंट हो रहा है, ठीक है। और क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा एमीटर से, एमीटर का तो रेजिस्टेंस बहुत कम है, धीरे धीरे एमीटर ही जल जाएगा, बर्न कर जाएगा। तो ये दूसरा फैक्ट हो जाता है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट मैंने एक टर्म यूज किया है, ये शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि ये रेजिस्टर को ना सर्किट से बाहर कर देगा ये एमीटर, क्योंकि ये तो प्लेन वायर की तरह एक्ट कर रहा है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, इमेजिन अब ऐसा हो जाएगा, सर्किट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए आपका रेजिस्टर मीनिंगलेस हो गया, तो अब कितना करंट रेजिस्टर के थ्रू पास कर रहा है ये हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। एक्चुअल सर्किट में कितना करंट हो रहा है ये हम जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो करंट यहां से अब इस पे जाएगा और ये बर्न कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम एमीटर को पैरेलली किसी सर्किट एलिमेंट के साथ नहीं कनेक्ट करते हैं, हम पूरे सर्किट के साथ उसे सीरीज में कनेक्टेड रखते हैं, ताकि सारा करंट का आगे वैल्यू हमें यहाँ रीडिंग मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, करंट का एक्चुअल वैल्यू घट जाता है ना, रेजिस्टेंस के कारण करंट को क्या करता है, ये डेसिपेट करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर जो भी बचा कुचा करंट है वो एमीटर नापता है,
ठीक है। अच्छा, वोल्टमीटर कनेक्टेड रहता है पैरेलल में, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, पैरेलल में कभी भी कोई कनेक्शन रहता है ना तो रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस घटाता है, रेजिस्टेंस बढ़ाता नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा ना वो नेट रेजिस्टेंस घटाएगा। हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए हम पैरेलल में करते हैं उसे, किसी भी सर्किट एलिमेंट से पैरेलल में हम वोल्टमीटर को इसलिए लगाते हैं ताकि उसका इंक्लूजन जो है ना वो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का ना बढ़ा दे और करंट के साथ भी कोई छेड़छाड़ ना हो, ठीक है। तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट भी, उस पर भी कोई दिक्कत ना आए। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने अगर ऐसा कुछ लिया है, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टर है, ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है। यहां पे हमने वोल्टमीटर लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, करंट इससे जाना प्रेफर ही नहीं करेगा, करंट आएगा, करंट इधर से इधर निकल जाएगा। और ये तो इस एंड और इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस ना नाप रहा है खाली, बस इसी काम में आएगा। इसको हम पैरेलली लगाएंगे तो यही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस सर्किट के रेजिस्टेंस में या इधर से कितना करंट पास कर रहा है उसको कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है। यही काम अगर मान लीजिए हम वोल्टमीटर को, हम अगर मान लीजिए दूसरा केस सिनेरियो है कि हम सीरीज में लगा देते हैं, वोल्टमीटर को हमने सीरीज में लगा दिया, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब इसका भी रेजिस्टेंस और इसका भी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस एड अप हो जाएगा और तब हमें करंट निकल पाएगा। क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस तो बहुत हाई है तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट करंट होगा उसका रीडिंग बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को डेसिपेट करता है, करंट का वैल्यू को घटाता है, ठीक है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट उतना ही कम होता चला जाएगा। तो रेजिस्टेंस हाई होता है वोल्टमीटर का, इसीलिए हम उसको अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो ये करंट का वैल्यू क्या कर देगा, बहुत रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इसी के लिए वोल्टमीटर को हम नहीं लगाते हैं सीरीज में, ठीक है। ये गलत है, ये सही है, वोल्टमीटर को पैरेलल में ही लगाते हैं क्योंकि ये तब हमारा जो करंट का वैल्यू है इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है, ना टोटल रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा सर्किट का, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इसे यही रीजन है एमीटर और वोल्टमीटर का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कैसे निकलेगा देखते हैं। सबसे पहले ये सर्किट है, क्लियरली दिख रहा है, ये तीनों रेजिस्टर आपस में क्या सीरीज में, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टेड है ये, ठीक है। टर्मिनल्स इनका तो कॉमन नहीं ना है, एंड टू एंड कनेक्टेड है ना, तो इसीलिए सीरीज में है। अच्छा, एक वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अच्छा, जो सीरीज में होते रेजिस्टर्स, पता है आपको कि उनका पोटेंशियल डिवाइडेड रहता है, V1 V2 V3, तो सम ऑफ, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वोल्टेज V जो होगा वो वोल्टेज अक्रॉस ऑल थ्री रेजिस्टर्स के सम के बराबर होगा, ये तो पता है, ठीक है, ठीक है। हियर यही केस बन रहा है यहाँ पे, ओके। अच्छा, अब आते हैं हम V1 पे। अच्छा, वी नो दैट ओम्स लॉ से क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू आई आर, दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू, देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू R1। अब एक और बात है गौर करने वाली, क्या कि जो करंट होता है वो क्या होता है, सारे रेजिस्टर्स में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो V1 क्या हो जाएगा, I R1, V2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, I R2, एंड V3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, I R3। तो हमारा V कितना आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, V का वैल्यू कितना है, I इंटू R, ठीक है। R क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये वोल्टेज किसके बराबर होगा, करंट, टोटल करंट, और इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर ही होगा ये वोल्टेज भी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही है V1 V2 V3 का वैल्यू। I कट गया, बचा क्या, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा आ गया स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हो जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टर, टोटल रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया,
मैं कितना भी रेजिस्टर दे सकता हूं, 2 3 4 5 6 जितना भी दे दूं। अब सीरीज में है तो यानी कि सब ऐसे ही जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है 2 ओम का रेजिस्टर, ये है 3 ओम का, और ये फिर से 2 ओम का हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, और ये है 14 वोल्ट हमारा। तो मैंने आपको दो काम दिया। मैंने पहला काम क्या दिया, आपको फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट कितना होगा, और आपको दूसरा चीज फाइंड करना है टोटल करंट सर्किट में कितना जा रहा है, आई टोटल करंट कितना जा रहा है, आई फाउंड करना है आपको, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो आर इक्विवेलेंट सिंपली क्या करना होगा, तीनों को जोड़ देना है हमको, क्योंकि तीनों क्या है, सीरीज में है। तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 + 2 7 ओम। अच्छा, हमारा आई कितना होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या होता है आई का, V का फॉर्मूला होता है आई आर। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, V/R इक्विवेलेंट। आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 14, और आर इक्विवेलेंट कितना आया, 7, कट के कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे सीरीज के सर्किट प्रॉब्लम्स को। ओके, तो आई थिंक ये वाला प्रूफ अब क्लैरिफाई हो गया होगा, ठीक है। सीरीज में क्या याद रखना है आपको, करंट सब में सेम आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। V टोटल है, V1 + V2 + V3 इस तरह डिवाइड हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में। करंट सब में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, 2 ओम वाले, इस साइड वाले 2 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इससे करंट कितना गुजर रहा है स्टूडेंट्स, या मैंने पूछा 3 ओम कितना, 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां पे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम कितना होगा स्टूडेंट्स। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम कितना हो जाएगा, करंट थ्रू 3 ओम इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, ठीक है। करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। करंट कितना गुजर रहा है स्टूडेंट्स, करंट पूरा सर्किट में जितना है उसी वही ना, सेम गुजर रहा है सबसे। तो करंट कितना गुजर रहा है, 2 एम्पियर। 2 × 3 कितना हो गया, 6 वोल्ट आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 6 वोल्ट हमारा 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा। ये भी आप समझ गए। आप हर एक एलिमेंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस इंटू करंट कर दीजिए, तो जहां पे आ जाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट आ रहा है और ये भी 4 वोल्ट आ रहा है, तीनों का सम जोड़ लीजिए, 14 आया, ठीक है। तो मैंने 3 ओम पे बोला आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस इंटू इस पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट यही फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर ही सब में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अभी हमने निकाला 2 एम्पियर, तो ये 2 एम्पियर करंट ही ना, सीरीज में तो करंट सेम रहेगा ना सारे एलिमेंट्स में। 2 एम्पियर फ्लो किया, 3 × 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 वोल्ट, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लें। ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं आपस में, क्यों, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टर्स के एंड टर्मिनल्स क्या है, सेम है। मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V ही है, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे डिवाइड क्या होता है स्टूडेंट्स, करंट, क्योंकि ब्रांच बन जा रहा है, ब्रांचिंग हमेशा करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल करंट है हमारा, ये जो टोटल करंट है, ये 3 करंट्स में डिवाइड हुआ है, I1 + I2 + I3। यहाँ पे यही हो रहा है हियर। अच्छा, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, V = IR, मतलब I = V/R, ये जानते हैं हम ओम्स लॉ से, हमें इसी को यूज करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये I क्या है, ये तो टोटल करंट है, ठीक है। अच्छा, अब I1 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, I1 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, I1 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 जो कि V ही है और बाय R1। उसी तरह I2 करंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, I2 करंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 जो कि V ही रहने वाला है और बाय R2। एंड उसी तरह I3 कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस I3 बाय R3। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम रहेगा, ये तो पता है आपको, क्योंकि टर्मिनल्स तो सेम है ना, तो एंड टर्मिनल्स में वोल्टेज V ना आएगा सब में, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूला से कंबाइन करते हैं हम, ठीक है, इसको और इसको और इसको, तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, V/R इक्विवेलेंट, हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल करंट जो है I इक्विवेलेंट वो किसके बराबर है, वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट के, ठीक है। वोल्टेज पूरा सर्किट का वोल्टेज V है, तो V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
I1 कितना है स्टूडेंट्स, V/R1 प्लस I2 कितना है, V/R2 प्लस I3 कितना है, V/R3। ठीक है, हमने यहां पे रख दिया सब वैल्यूज को। ठीक है, इसको और इन तीनों को हमने यहां पे रख दिया तो हमें ये मिला। अब यहां से हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, V सारा कट गया तो बचा क्या, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया हमारा पैरेलल का। ठीक है, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, ठीक है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, वो रेजिस्टेंस बढ़ाता है सर्किट का। आप जितना ज्यादा ऐड करते जाएगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ऐड अप होते जा रहे थे ना। और पैरेलल में याद रखिएगा, पैरेलल हमेशा घटाएगा। कैसे, अब मैं समझाता हूं, देखिए। जैसे मान लीजिए आपने एक सर्किट बनाया, ये 4 ओम है, चलिए 6 ओम लेता हूं, 6 ओम है, ये भी 6 ओम का रेजिस्टर है और ये भी 6 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहां 6 वोल्ट दे दिया हमने। ओके, 6 वोल्ट हमने दे दिया। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो रहा है। अब आप देखिए कैलकुलेट करके इस फॉर्मूला में डाल के, कैरियर कैलकुलेट, 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, मतलब ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3/6। मतलब हमारा जो R इक्विवेलेंट आया वो कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। देख लीजिए आप, देख लीजिए आप, ये रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल को ऊपर करेंगे तभी ना, 6/3 2 हो गया। R इक्विवेलेंट हमारा 2 ओम आया। देख लीजिए कितना कम हो गया, कितना बड़ा बड़ा रेजिस्टर आपने लिया है, 3 और 2 ओम आ रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आया आपको बात, समझ में आया। इसीलिए वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि वोल्टमीटर जो है ना उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई रहता है नॉर्मल सर्किट एलिमेंट्स के बारे कंपैरिजन में, और जब उनको टुगेदर साथ में जब कैलकुलेट किया जाएगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम आ जाएगा। कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है सर्किट पे वोल्टमीटर को पैरेलली लगाने से, इसीलिए उसे पैरेलल लगाया जाता है। और वहीं अगर सीरीज में लगा दिया जाएगा तो कितना ज्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस सर्किट का, वो सारा करंट खुद ही विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, रिड्यूस कर देगा करंट का अमाउंट। इसीलिए वोल्टमीटर को हम पैरेलल में लगाते थे। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वोल्टमीटर को अगर इंक्लूड करके देखिएगा तो नेग्लिजिबल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर्किट के करंट फ्लो में। ठीक है, तो देख रहे हैं आप सर्किट का रेजिस्टेंस कितना कम हो गया पैरेलल में लगाने से। एक और बात आपको बता देता हूं, सर्किट में जो सबसे मिनिमम रेजिस्टर रहेगा, अगर सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू का रेजिस्टर होता है ना, उससे कम ही रेजिस्टेंस होता है हमेशा पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा ये बात याद रखिएगा कि इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द लोएस्ट रेजिस्टर। ये याद रखिएगा यहां पे नोट में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट resistance is always lower than the smallest resistor। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, कैसे हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो एकदम उससे भी छोटा आता है जो सबसे छोटा रेजिस्टर होता है। कैसे आता है समझ लीजिए। आइए, जैसे मान लीजिए रेजिस्टर बनाया मैंने, ठीक है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप पैरेलल रेजिस्टर में कभी न्यूमेरिकली गलत नहीं होंगे, आप आंसर गेस कर लीजिएगा कि हाँ भाई उससे तो छोटा ही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दोनों पैरेलल में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं इसे 1 ओम कर देता हूं। चलिए, जैसे मान लीजिए ये दोनों पैरेलल में दिया हुआ है, मैं अभी बोल सकता हूं कि हाँ इसका कोई वोल्टेज दे देता हूं, मान लीजिए 2 वोल्ट दे दिया मैंने। ठीक है,
जैसे मान लीजिए ये दोनों पैरेलल में था तो मैं क्या बोल सकता था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता इस सर्किट का वो हमेशा लेस देन होता 1 ओम। मैंने यही तो स्टेटमेंट लिखा है ना स्टूडेंट्स कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में वो हमेशा कम होता है लोएस्ट रेजिस्टर से, स्मॉलेस्ट रेजिस्टर से हमेशा कम होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आइए देख लेते हैं कैसे। 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल में हमेशा रेसिप्रोकल में चलते हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/1 प्लस 1/3 रेसिप्रोकल है दोनों का, ठीक है। 1/1 प्लस 1/3 3 आ गया एलसीएम, इसमें कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना आ गया ये 4/3, ये आया 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/4 ओम हो जाएगा। देख लीजिए आप खुद ही देख लीजिए इसका आंसर कितना आ रहा है 0.75 ओम आ रहा है। अब बताइए जो 0.75 ओम है क्या 1 ओम से छोटा है? ये चेक करके आप देख लीजिए किसी भी केस के लिए कभी गलत नहीं होगा जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा, 1 नंबर में पूछ भी देता है कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन लिया जाए जो कि लोएस्ट रेजिस्टर से कम कर दे वैल्यू सर्किट सिस्टम का, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से आ गया स्टूडेंट्स, ओके। अब हम करंट भी निकाल सकते हैं कि इसमें करंट कितना कितना जा रहा है, ओके। इस पे वोल्टेज कितना है स्टूडेंट्स 2 ही वोल्ट रहेगा, टर्मिनल्स तो वही है सेम है, इसमें भी 2 वोल्ट जाएगा और इसमें भी 2 वोल्टेज जाएगा, ठीक है। तो करंट हम निकाल सकते हैं, करंट I इन 1 ओम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। I का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स करंट का V/R, V/R, ठीक है। V कितना है स्टूडेंट्स इस पे 2 और रेजिस्टेंस कितना है इसका 1, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 एम्पियर करंट इसमें जाएगा और I इन 3 ओम कितना हो जाएगा V/R, वोल्टेज वो भी 2 ले रहा है और रेजिस्टेंस कितना है उसका रेजिस्टेंस 3 है, तो इसका हो जाएगा 2/3 एम्पियर करंट, ठीक है स्टूडेंट्स। हम करंट भी निकाल सकते हैं। अब इसमें पोटेंशियल हमें इस पे पता है कि 2 ही वोल्ट रहेगा, इस पे पोटेंशियल वोल्टेज इसका भी 2 ही वोल्ट रहेगा, तो V/R इस पे करंट दे देगा और V/R इस पे भी करंट दे देगा हमें, और टोटल करंट इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। टोटल करंट इन द सर्किट कितना है I टोटल 2 + 2/3, ठीक है। कितना हो जाएगा 8/3 एम्पियर। इस तरह निकालते हैं स्टूडेंट्स हम सर्किट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि R इक्विवेलेंट जो भी आएगा पैरेलल में वो हमेशा छोटा होगा स्मॉलेस्ट रेजिस्टर के, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स हमने ऐसे सर्किट्स को देखा जो कि या तो सिर्फ पैरेलल है या तो सिर्फ सीरीज में। आइए मिक्स्ड प्रॉब्लम एक कर लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सर्किट बनाया मैंने, चलिए थोड़ा और मजेदार बनाया जाए। हमको निकालना है स्टूडेंट्स R इक्विवेलेंट, ठीक है। और हमें एक चीज क्या निकालना है R इक्विवेलेंट निकालना है हमें, दूसरा हमें निकालना है I इक्विवेलेंट, करंट टोटल कितना फ्लो कर रहा है इसमें, इस सर्किट में टोटल करंट कितना जा रहा है, हमें ये निकालना है, ठीक है। अच्छा कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। ये सर्किट में ये रेजिस्टर जो है इसके साथ सीरीज में है और फिर ये पूरा इसके साथ सीरीज में है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ये तीनों पैरेलल में, तो पहले इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, सर्किट को रिड्रॉ करते हैं दोबारा। मान लीजिए कि इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बीच में बन गया, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सारे रेजिस्टर का एक रेजिस्टर लगा देंगे हम, बाप ऑफ ऑल रेजिस्टर्स, माँ ऑफ ऑल रेजिस्टर्स, जो आपको सुनना है जो आपको पसंद हो, ठीक है। तो ये 1 ओम है हमें पता है, ये 1 ओम है हमें पता है। अच्छा अब इन तीनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, निकालिए।
1/r इक्विवेलेंट कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 3/3 मतलब 1। मतलब जो हमारा R इक्विवेलेंट आया 1 ओम आ जाएगा इन तीनों का, ये भी क्या हो जाएगा 1 ओम। मतलब हमारा R इक्विवेलेंट कितना आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 ओम आ गया, तीनों जुड़ जाएगा सीरीज में आ गया तो। अच्छा I इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, V अपॉन R इक्विवेलेंट फॉर्मूला से, ओम्स लॉ से क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V बाई आर। वोल्टेज कितना है स्टूडेंट्स यहाँ 6 है और R इक्विवेलेंट कितना आया 3, कितना आ गया स्टूडेंट्स I इक्विवेलेंट 2 एम्पियर आ गया। क्वेश्चन, अब हम आपसे बोलेंगे कि इस 1 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, कितना वोल्टेज है ये, यहाँ पे वोल्टेज कितना है स्टूडेंट्स, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, तो कैसे निकालिएगा आप। तो ये तो सीरीज में ना स्टूडेंट्स, तो करंट जितना फ्लो कर रहा है इससे और रेजिस्टेंस जितना है मल्टीप्लाई करा देंगे हम, तो 1 ओम में कितना आ रहा है 1 ओम, वो V ऑफ 1 ओम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 इंटू करंट कितना बह रहा है उससे, ठीक है, रेजिस्टेंस इंटू करंट इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स इसका 1 ओम, करंट इक्विवेलेंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, मतलब वोल्टेज कितना हो गया 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है स्टूडेंट्स 2 ही वोल्ट आना है, और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना रहेगा, ऑल 3 ओम रेजिस्टर में वोल्टेज कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 2 ही वोल्ट आएगा। ठीक है, देख लीजिए आप करके, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनके बीच में कितना है 1 ओम है, तो मतलब इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना आ रहा है 2 ही वोल्ट आ रहा है, वही तो सब में रहेगा 2 वोल्ट ही बटा हुआ। ओके, नोट कर लीजिए इसे स्टूडेंट्स। आइए अब समझते हैं एडवांटेजेस क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन के ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है ना स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए हमने कंपोनेंट्स को, सर्किट एलिमेंट्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो अगर एक भी सर्किट उड़ा ना, पूरा हर एक एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट अगर उड़ा, खराब हुआ, तो बाकी सारे एलिमेंट्स काम करना बंद कर देंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स मान लीजिए जैसे ये बल्ब है, बल्ब सिस्टम है, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है बल्ब्स। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए बीच वाला उड़ गया, बीच वाला जैसे ही उड़ा क्या होगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा यहाँ, मतलब करंट आगे बढ़ेगा नहीं, करंट आगे बढ़ेगा नहीं तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो ये क्या होगा, कोई भी बल्ब बाकी फिर जलने वाला नहीं है। सर्किट जब ब्रेक हो गया मतलब सिस्टम चलेगा ही नहीं, ठीक है, सर्किट वहीं का वहीं ब्रेक हो जाना है। ओके, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि सीरीज में क्या होगा, इफ वन एलिमेंट फेल्स देन इट विल ब्रेक द सर्किट, दस ऑल अदर एलिमेंट्स विल नॉट वर्क और स्टॉप वर्किंग। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या होगा स्टूडेंट्स की, घर में हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जनरली। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे अप्लायंसेस हैं स्टूडेंट्स जिनको अलग अलग करंट चाहिए। अब अलग अलग करंट कहाँ पॉसिबल है, पैरेलल में। सीरीज में तो सबको सेम करंट मिलेगा, सेम करंट मिलेगा, किसी को कम रिक्वायरमेंट होगा करंट का और उसको ज्यादा अगर मिल गया तो क्या होगा, जल जाएगा, बर्न कर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा हमारा अप्लायंस। ठीक है, अच्छा तीसरा जो है वो तो अब पता ही है आपको कि जो टोटल रेजिस्टेंस है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ओके, तो ये तीनों एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का ओवर सीरीज, नोट कर लीजिए इसे स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। ठीक है, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे जूल ना, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कि ये कंडक्टर से जब करंट पास कराते हैं हम, ठीक है, तो कितना हीट जनरेट होता है उसमें। तो उन्होंने देखा क्या ना कि जो हीट जनरेट हो रहा है ना कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम फॉर विच द करंट इज पास। ठीक है, जितने देर तक करंट पास कराया जा रहा है, जितने टाइम तक, उसके भी प्रोपोर्शनल है जो हीट जनरेट हो रहा है। तो उन्होंने कंबाइंड फॉर्मूला दिया, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है स्टूडेंट्स, आर का वैल्यू क्या हो सकता है, वी बाई आई। यहाँ पे आर को वी बाई आई रखा, वी बाई आई रखा हमने, तो वी आई टी अगला एक फॉर्मूला बन सकता है हीट का। और दूसरा फॉर्मूला जैसे ही हम रखेंगे स्टूडेंट्स आई को वी अपॉन आर, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हम यहाँ से दो और फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं इस फॉर्मूला में से। ठीक है, अच्छा अब हीट जो जनरेट हो रहा है स्टूडेंट्स, एक्चुअली में वो हो कैसे रहा है, तो हम पता है स्टूडेंट्स की जो करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी गेन किए हो रहा था, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा। हाई काइनेटिक एनर्जी से वो आके हिट करेगा एटम को, कंडक्टर में जो भी एटम्स होते हैं रास्ते में जो भी आएंगे, उनके कोलिजन के कारण क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो काइनेटिक एनर्जी अपना लूज किया कुछ,
तो वो किस तरह लूज होता है, हीट के फॉर्म में लूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना ज्यादा देर लगेगा, जितना करंट हम देंगे, ठीक है, या जितना ज्यादा रेजिस्टेंस कंडक्टर में रहेगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा इस कोलिजन के कारण ही। और ये कोलिजन डिपेंड करता है इन तीनों पे। अब टाइम, जितना ज्यादा टाइम के लिए हम करंट पास कराएंगे, कोलिजन भी उतना ज्यादा होगा, उतने देर तक होगा, तो हीट भी हमारा अमाउंट क्या होते जाएगा, एक्यूमुलेट करके उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिक रीजन क्या है स्टूडेंट्स, कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाते हैं, एटम्स जो भी होते हैं कंडक्टर में, उसके कारण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो लूज करते हैं, तो किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में लूज कर देते हैं। ठीक है, तो उसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, नोट कर लीजिए, ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम देखते हैं कि हीटिंग कॉइल को हम डिजाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, हमें करंट तो हीटिंग कॉइल में पास करना है, हीटिंग एलिमेंट में, और जितने टाइम के लिए हम करना चाहें। ठीक है, तो इन दोनों को जितना ज्यादा हम रखें, हीटिंग उतनी ज्यादा होगी। अब जो कॉइल का डिजाइन होगा वो डिपेंड करेगा आर पे। ठीक है, और आर डिपेंड करता है तीन चीजों पे, रो, एल और ए। ठीक है, नेचर ऑफ कॉइल, मटेरियल ऑफ कॉइल किस पे डिपेंड करेगा, आर पे। और रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पे। ठीक है, अब क्या होता है, रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहेगा, तो हीट भी उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो मेटल्स के जगह ना मैक्सिमम जगह एलॉयज यूज करते हैं, जो मैक्सिमम हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हीटर हमारे घर में हो गया, नाइक्रोम यूज किया जाता है उसमें। आयरनिंग करने वाला जो मशीन होता है, कपड़े जिससे आयरन करते हैं, उसमें भी नाइक्रोम वायर रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी मेटेलिक वायर से ज्यादा रहता है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी रहेगा वो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा बोल सकते हैं आपके, फिर सर इंसुलेटर्स का तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होता है, इंसुलेटर्स को क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? अरे तो इंसुलेटर फिर कुछ कंडक्ट ही नहीं करेगा ना। ठीक है, ये कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये कंडक्ट करते हैं इन बिटवीन मेटेलिक वायर्स एंड इंसुलेटिंग वायर्स, ये कंडक्ट करते हैं, तभी इन्हें रखा जाता है। ठीक है, इनका रेजिस्टिविटी भी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ओके, उसके आता है लेंथ। लेंथ जितना लंबा होगा कॉइल का, रेजिस्टेंस उतना लंबा ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हो जाएगा, हीट उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब लेंथ को कम डायमेंशन में बढ़ाने का सबसे बेस्ट उपाय है उसको स्पाइरलिंग कर दें। आपने देखा होगा हीटर कॉइल, कोई भी हीटिंग एलिमेंट आप उठा के देख लीजिए, कॉइलिंग रहता है वायर का उसका। ठीक है, क्यों कॉइलिंग रहता है? ताकि कम डायमेंशन में ही ज्यादा लेंथ वायर का हम समा सकें, अटा सकें। ठीक है, तो इसलिए है ये चीज स्पाइरलिंग। ठीक है, तो लेंथ इस तरह हम बढ़ाते हैं। ठीक है, अब एरिया जो रहता है, उन वायर्स का जो थिकनेस रहता है, वायर देखते हैं कितने पतले होते हैं, थिन होते हैं। इसीलिए थिन होते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, जितना कम एरिया रहेगा क्रॉस सेक्शन का वायर का, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा वायर। ठीक है, तो इसीलिए उनका थिकनेस जो होता है वायर्स का बहुत कम होता है। ठीक है, अब इसका ये एक और हम देख सकते हैं केस इलेक्ट्रिक बल्ब में भी। ठीक है, यहाँ तो मैंने बता दिया कि नाइक्रोम वायर क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का एक केस बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट्स रहते हैं, और देखा होगा आपने, ये भी बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत ज्यादा छोटे छोटे मतलब कॉइलिंग रहती है। ठीक है, स्पाइरलिंग यहाँ रहती है बहुत छोटी सी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका लेंथ को बढ़ा देता है, बहुत लेंथ बहुत लंबा हो जाता है, और बहुत ही पतला तार रहता है, बहुत ही पतला तार रहता है। उसके कारण क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेंथ भी ज्यादा, एरिया भी कम, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और वो हीट अल्टीमेटली फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होकर निकलता है, हमें लाइट मिलती है बल्ब से। ठीक है, अब वायर जो यूज करते हैं इसमें टंगस्टन यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ये पिघलता नहीं है। ठीक है, हाई टेम्परेचर, हीट ज्यादा जनरेट होने के बावजूद भी। ओके, और एक चीज है स्टूडेंट्स, ये फिलामेंट को हम ओपन क्यों नहीं छोड़ देते हैं, मतलब इसे हम एक ग्लास शील्ड में क्यों पैक करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम? तो ऐसा इसलिए करना पड़ता है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए टंगस्टन जो है वो मेटल है, और ऑक्सीजन के साथ ना हाई टेम्परेचर में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है मेटल। ठीक है, ऑक्साइड बना लेगा, तो चूंकि वो ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इसीलिए उसको हम ढक देते हैं, और अंदर में हम एक इनर्ट गैस भर देते हैं। ठीक है, आर्गन भर देते हैं, और आर्गन प्रिवेंट करता है टंगस्टन को ऑक्सीडाइज होने से, बल्ब का लाइफ बढ़ाता है वो। ओके, तो नोट कर लीजिए, ये था हमारा टॉपिक, हाउ टू डिजाइन हीटिंग कॉइल, और इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ा हमने। चलिए, तो स्टूडेंट्स आइए अब हम फ्यूज के बारे में समझते हैं। तो आपने घरों में एक चीनी मिट्टी का बोर्ड्स में, सर्किट बोर्ड्स में ऊपर में लगा हुआ एक वाइट सा चीज देखा होगा। ठीक है,
वही फ्यूज होता है। ठीक है, फ्यूज क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्यूज में एक वायर रहता है, पतला सा बहुत थिन वायर रहता है, बना हुआ रहता है वो टिन का या फिर एलॉय रहता है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, आयरन का या फिर लेड का। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स वो बहुत लो होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और इसका एक करंट का रेटिंग होता है, मतलब उतना ही अमाउंट ऑफ करंट अलाउ करेगा ये। अगर उस करंट वैल्यू से ऊपर गया करंट, मतलब अगर शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोडिंग हुआ, ओवरलोडिंग का मतलब हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर आया सर्किट में, तो क्या करेगा फ्यूज? फ्यूज जो होता है उसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और वो मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, सर्किट को ब्रेक कर देगा, उसके बाद क्या करता है? प्रोटेक्ट कर लेता है इस तरह अप्लायंसेस को। ठीक है, तो सेफ्टी डिवाइस है ये एक जो प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, कब? एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। ठीक है, तो इसका ये कंसेप्ट था। ठीक है, appliances from getting burned by breaking the सर्किट। सर्किट ब्रेक हो जाता है जैसे ही फ्यूज वायर मेल्ट करेगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो फ्यूज वायर रहता है स्टूडेंट्स वो सीरीज में हमेशा लगाया जाता है लाइव वायर के, जिससे करंट आ रहा होता है। ठीक है, अब जैसे ही करंट ज्यादा अमाउंट में आया, फ्यूज क्या होगा? फ्यूज ब्रेक कर जाएगा मेल्ट करके, और सर्किट वहीं ब्रेक हो गया, सर्किट वहीं ब्रेक हो गया तो आगे करंट जा ही नहीं पाएगा, हमारे अप्लायंसेस क्या होंगे? बच जाएंगे। ठीक है, आजकल एमसीबी आ गया। देखिए फ्यूज का फिर ये क्या हो गया कि फिर से तार चेंज करो, तो उसको निकालो और फिर से फ्यूज वायर चेंज करो। अब आजकल आ गया है एमसीबी स्टूडेंट्स। ठीक है, मैग्नेटिक कंसेप्ट पे चलते हैं, तो क्या होता है जैसे ही हायर करंट आया वो टक से बंद हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आप उन्हें उठा दीजिए या उठा दीजिए, फिर से आपकी बिजली वापस आ जाएगी। ठीक है, टक से बंद हो जाते हैं, वहीं सर्किट बंद कर देते हैं वो, उनमें कोई वायरिंग वगैरह की दिक्कत नहीं होती है एमसीबी लगाने में। ठीक है, चलिए दूसरा आ जाता है हमारा आखिरी टर्म है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है स्टूडेंट्स? तो पावर के बारे में हमने क्लास 9 में ही पढ़ा था। क्या था वो? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज व्हाट? पावर। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर में क्या रेट किसका हम देखेंगे? हीट का रेट। ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता है? हीट आ जाता है एक तरह से, हीट एनर्जी ही तो है, हीट एनर्जी है। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट कंजम्पशन क्या हो जाएगा? H/T। हीट का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, तो हमें और 3 फॉर्मूलाज पावर के मिलेंगे। ठीक है, VI पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू I²R और पावर इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, सबको T से डिवाइड कर देंगे, हीट के जो भी फॉर्मूले में जो ये तीनों फॉर्मूले थे, और हमको ये तीनों फॉर्मूले पावर के मिल जाएंगे। पावर का यूनिट हमने पढ़ा ही हुआ है, पावर का यूनिट वॉट होता है। ओके, अच्छा इसका कमर्शियल यूनिट क्या होता है एनर्जी का स्टूडेंट्स? हमारे घरों में जो बिजली मतलब दी जा रही है, ठीक है, जो भी बिजली हमारे घरों में आ रही है, तो उसका मेजरमेंट हमेशा किलोवाट आवर में होता है। ठीक है, वॉट पर सेकंड मतलब कि जूल में नहीं होता है, वॉट पर सेकंड का मतलब जूल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जूल में क्यों नहीं होता? क्योंकि जूल जो होता है बहुत स्मॉलर क्वांटिटी है, और जो हमारे घर में महीने में जो बिजली खपत होती है बहुत लार्ज क्वांटिटी होता है। हम यूनिट्स में बात करते हैं, तो 1 किलोवाट आवर ना 1 यूनिट के ही बराबर होता है। अगर हमारे घर में 100 किलोवाट आवर महीने में बिजली खर्च हो रही है, ठीक है, तो समझ लीजिए आप कितना जूल हो जाएगा। 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर में इतना जूल हो जाता है स्टूडेंट्स, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो इसीलिए जूल जो बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, इसीलिए हम किलोवाट या यूनिट में बात करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे घरों में, हाउस होल्ड्स में, कंपनीज वगैरह में बिजली खपत हो रही है वो किलोवाट आवर में हम उसे मेजर करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, ये आपका आखिरी टॉपिक था। इसी के साथ हमारा जो थ्योरी पोर्शन है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का वो खत्म हो गया। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं इनके न्यूमेरिकल्स को क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए हैं उसे प्लीज ध्यान से प्रैक्टिस करिए आराम से घर में बैठ के, और टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। जो भी क्वेरी हो मुझे या तो इंस्टा पे डीएम करिए या फिर कमेंट बॉक्स में क्वेरी डालिए। ओके, मैं उन्हें जल्दी जल्दी क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मस्त मौला बिंदास रहें, टेक केयर।